हमने अक्सर सुना है कि अगर बाप आईएएस हो तो बेटा भी अक्सर आईएएस बन जाता है, लेकिन अगर हम गजरौला शहर की बात करें तो थोड़ा पिछड़ापन है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ठीक से नहीं समझा पाती कि बेटा तो ये कर ले, चाहे पैसे की दिक्कत हो या कुछ भी होती है, तो कहीं ना कहीं कल्चर ऑफ एक्सीलेंस उनके दिमाग में नहीं रहता। वो कहते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट बन के नॉर्मल पढ़ाई करके काम कर ले। आप उन पेरेंट्स को किस तरीके से समझाते हैं, किस तरीके से चैलेंजिंग रहता है आप? ये आपने मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद दिलाया जी। लास्ट ईयर ही मेरा एक बच्चा हुआ करता था जिसने मेरे से सीधे आके कहा, सर अकाउंट्स में पास नहीं हो सकता। मैंने कहा 12th कैसे पास होगी, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं। कहीं ना कहीं लेकिन आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि पेरेंट्स का स्कूल को लेके रवैया आजकल बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता है। वो कहता है कि स्टूडेंट जो है, जो हमारा बच्चा है, वो ट्यूशन में पढ़ लेगा, बाकी स्कूल से उसका एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं कम हो गई है या कहीं ना कहीं मार दी गई है। आपका स्कूल चैलेंज करता है ये फेस? करता, वो सभी जगह करेगा। ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत तेजी से चीज़ों को फैलाता। जी, मैं नहीं कहता मैं 100% ठीक हूँ। स्कूल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चों को बैग के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बहुत भारी बैग होने लगा है बच्चों का। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कई बार कहते हैं कि बस्ता थोड़ा हल्का होना चाहिए। हम स्कूल को जब हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि स्कूल ने अगर कुछ सिखाया है तो वो रटना सिखाया है। स्कूल ने कभी बात नहीं करी कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग क्या होती है, क्लैरिटी से कॉन्सेप्ट समझाने की बात क्या होती है। क्या ओपीएस इंटरनेशनल वो चीज सिखा रहे हैं? बिल्कुल, बैग भारी करने से एक्चुअल चीज उससे मिलेगी जो उस बुक में लिखी है। क्योंकि मेरे पास जितने सैंपल हैं बुक्स, जैसे डॉक्टर्स के पास दवाई के सैंपल आते हैं, ऐसे मेरे पास बुक्स के अलग अलग कंपनीज के सैंपल आते हैं। पराग सर, अब बात कर लेते हैं हम लोग स्कूल के स्टाफ के बारे में। ओवरऑल हमारी अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहते हैं, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, पूरा स्टाफ कितना है, कुछ आप बता सकते हैं? और आगे आगे आने वाले टाइम में हम उसको कितना एक्सपैंड करते देखते हैं? नंबर ऑफ टीचर्स डिपेंड करते हैं हमारे बच्चों पे। ठीक है, बोर्ड का रेशियो 1 स्टूडेंट वो पूरा, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे आजकल कंपटीशन कल्चर है, मुझे नीट में जाना है, मुझे यूपीएससी करना है, मुझे ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। बट इस चक्कर में कहीं ना कहीं बच्चे का मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो जा रहा है। कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। क्या आपके पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो बहुत प्रेशर लेके कि हमारे बच्चों को यही बनाना है, और आप इन सारे चैलेंज को किस तरीके से देख पा रहे हैं ओवरऑल अगर हम इंडिया लेवल की बात करें? सबसे पहले मैं आपका टॉपिक जो आपने मुझे बताया, बच्चे सुसाइड, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स, अपने बारे में, अपनी क्या क्या उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से किसी से शेयर नहीं करते। क्यों? नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपके साथ आयुष जी गुप्ता। आज बात करेंगे स्कूल के बारे में, स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। स्कूल की बात कर रहे हैं तो पास से हमने देखा था कि स्कूल में टीचर्स होते थे वो डंडा मारते थे, लेकिन आज के जो टीचर्स हैं वो बहुत एडवांस हैं, वो बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। बच्चों की बात करेंगे, पेरेंट्स की बात करेंगे, बच्चे और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे। आज जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल गजरौला। आज बात करेंगे उनके स्कूल के बारे में। 2008 से उनका स्कूल चल रहा है, उनके फादर ने ये स्कूल चलाया था, तो बात करेंगे उनके विजन की, वो किस तरीके से स्कूल को लेके जा रहे हैं। वी हैव डॉक्टर पराग पंडित हियर इन द स्टूडियो। आज बात करेंगे उनसे उनके स्कूल के बारे में और ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। तो जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी बच्चे हैं, तो प्लीज इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। डॉक्टर पराग पंडित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बाकी आपने मुझे बुला करके अपने स्टूडियो में इन्वाइट करके और अच्छा कर दिया है। जी सर, आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत तारीफें सुनी है। जब किसी पेरेंट से बात करता हूं तो तब समझ में आता है कि यस, he is actually the real founder of OPS International School. I am not the founder. My father is the founder of Beautiful this school. answer, beautiful My answer. father is the founder. I am carrying on his legacy. कि जो उनका विजन जो था, जिस तरीके से उन्होंने इस स्कूल की नींव रखी थी, जी। क्योंकि हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड हापुड़ का रहा, पढ़ाई हम लोगों की मेरठ की रही जी। और अलग अलग जगह की रही। मेरे फादर की भी ठीक इसी तरीके से मेरठ कैंपस की रही। लेकिन फिर जो उनका विजन था कि हम एजुकेशन ऐसे बच्चों को दें जिनके लिए क्वालिटी एजुकेशन या बाहर बड़े शहरों तक आना मुश्किल है, तो उन्होंने मेरठ, हापुड़, नोएडा, दिल्ली छोड़ करके एक गांव में जाकर, जो गजरौला अंडर डेवलप्ड जगह थी, सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से फेमस थी, बिल्कुल, वहां जाके एक सीबीएसई स्कूल सेटअप करा। तो उसी स्कूल को, उनकी सोच को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश है। फाउंडर हमेशा वही रहेंगे। मैं तो सिर्फ उनकी लेगेसी कैरी ऑन करना। जी सर,
ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल की जब हम बात करते हैं तो हम हर साल देखते हैं कि इट इज द नंबर 1 स्कूल इन गजरौला। ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर पाता है स्कूल? कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमें डेली उठना पड़ता है, जी। नई सोच के साथ जाना पड़ता है। हम्म, फिर सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब बच्चे हमारे पास आते हैं, वो एक रोज नई प्रॉब्लम लेके आते हैं। ओके। एक पेरेंट्स हम पे बहुत भरोसा करके अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को हमें देता है। अब अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो और वो उदास मन से अपने घर जाएं कि स्कूल आए, किताब पढ़ी और वापस चले गए, वो मुझे भी समझ में नहीं आता। तो जिस सोच से मेरे फादर ने बनाया था स्कूल, उसी सोच को बढ़ाते हुए मैंने ये सोचा कि रोज सुबह टाइम से स्कूल पहुंचना है, बच्चों की, टीचर्स की, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सुनना है और फिर कोई नई चीज हर साल उन्हें अपडेट करके देनी है। स्कूल बन गया नहीं, स्कूल में हर रोज क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हर रोज क्या नई चीजें आप उन बच्चों को दे पा रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा मुझसे सन 2008 में जुड़ा था वो भी आज मेरे संपर्क में है। जब मैं बिल्कुल जाना ही शुरू हुआ था, मैंने खुद क्लास 12 पास आउट करी थी। और जो बच्चा पिछले साल भी मेरे से पास करके गया 12th, वो किसी ना किसी तरीके से मुझसे जुड़ा हुआ है। भैया ऐसा हो गया, ये चेंज हो रहा है, ऐसा मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया या मैंने ये कर लिया। वो सबसे बड़ी चीज है जो मुझे रोज सुबह उठने के लिए मजबूर करता है और उन बच्चों के पास जाने के लिए मजबूर करता है कि मैं उन्हें रोज कुछ ना कुछ दूं। क्योंकि जो गुडविल कमाई है स्कूल ने, वो इसीलिए कमाई है कि हम बच्चों को रोज कुछ ना कुछ दे रहे हैं। Exactly. जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो जब बच्चे को कुछ मिलेगा तो वो जरूर आएगा। और गुडविल का सिर्फ सिंपल एक मोटिव है कि वो किस तरीके से स्प्रेड हो रही है। तो उन बच्चों को जब कुछ मिला तभी उन्होंने कुछ वापस भेजा। तो बहुत सारे एडमिशंस मेरे स्कूल में ऐसे होते हैं जो मेरे बच्चों के माध्यम से होते हैं। okay. प्लस परिवार दर परिवार हम शिक्षा देते आ रहे हैं। छोटा बच्चा मेरे यहाँ पढ़ा था, फिर वो जब बड़ा हुआ यानी दूसरा आया, परिवार में एक बढ़ोतरी हुई तो वो छोटा हो गया, वो भी मेरे पास आया। मतलब जनरेशन आ रही हैं। बड़े भाई के बच्चे, छोटे के, सब इस तरीके से आते जा रहे हैं। मेरे को ऊपर वाले ने मौका दिया है कि मैं 12th तक स्कूल चलाऊं, बच्चों की 12वीं तक सेवा करूं, पेरेंट्स को बेस्ट पॉसिबल दूं। तो वो मैं करता जा रहा हूं। पास आउट होके बच्चे आगे अलग अलग जगह, अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली मेरा नाम ही बढ़ा रहे हैं। जो आपके फादर ने जो लेगेसी कंटिन्यू करी है स्कूल की, आपको लगता है कि वो कंटिन्यू कर पा रहे हैं आप आगे भी, और आगे तक कर पाएंगे? बिल्कुल। बिल्कुल। जो सपना उन्होंने सोच के बनाया था, कोविड में जो स्थितियां रही, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए, बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन लाइन को छोड़ दिया जी। बहुत सारे लोग मेरे फादर की तरह इस दुनिया को भी छोड़ के चले गए, लेकिन मैं अपनी जगह वही हूँ। ऊपर वाले ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस काम को कर पाऊँ, तो पूरी कोशिश रहेगी हर तरीके से, हर चीज से, कि मैं बच्चों को वो चीजें दे पाऊं जो वो अफोर्ड दिल्ली, नोएडा नहीं आके कर सकते। मैं लगातार 3 साल से एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से सुपर 30 बजट प्राइवेट स्कूल्स ऑल इंडिया में हूँ। यूपी में मेरा नंबर 1 है, गजरौला नंबर 1 है, सिर्फ और सिर्फ बजट प्राइवेट स्कूल्स। तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ही जो मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ या क्या चीजें कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा अवार्ड है एजुकेशन फील्ड के अंदर, जिसमें मुझे लगातार 3 साल से मिल रहा है। एग्जैक्टली। और ये तभी मिलता है जब आप काम मन से करते हैं, शिद्दत से करते हैं। जो लेगेसी उन्होंने छोड़ी है वो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, आप ऐसे ही काम कंटिन्यू करते रहें। अब बात करते हैं स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। अब सर ना एक्सपेक्टेशन बहुत बदल गई हैं। अगर मैं इन फ्यूचर जनरेशन की बात करूं तो उनका सपना ये नहीं होगा कि हमें इंजीनियर, डॉक्टर बनना है। उनके सपने बहुत कुछ और भी हो सकते हैं। आपका स्कूल उन सारे चैलेंजेस को कैसे फेस करता है और कितना एक्सेप्टेबल है उन चीजों के लिए? ये जो जनरेशन जेन जी आ रही है, जेन जी, तो उसको अपने साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम और आप पढ़े तो एक नॉर्मल एजुकेशन होती थी, स्कूल गए एग्जैक्टली, हाँ, और अगर कोई गेम्स पीरियड हुआ तो हो गया, और उसके बाद आपने अपना बैग उठाया, घर आ गए, कोचिंग चले गए, जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो घर का काम करके अपना अगले दिन फिर स्कूल। लेकिन अब जो जनरेशन है वो डेली कुछ ना कुछ मांग रही है, बिल्कुल, जिसके लिए कई बार मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। ओके, अलग अलग सेमिनार्स में जाना पड़ता है, अलग अलग मीटिंग्स में जाना पड़ता है, और उसको छोड़ने के, मतलब स्कूल छोड़ने के लिए मन नहीं होता, लेकिन उन बच्चों को कुछ नया देना है, ब्यूटीफुल, उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, डिस्कशंस करने पड़ेंगे। तो एआई का जमाना है, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हमने देखा वो देखा कि अब एक टीचर भी
रोबोट के माध्यम से आ गया जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोल सकता है, इजीली बोल सकता है। तो वो चीज़ों को देखने के लिए, करने के लिए मुझे जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। फिर जो मैं वहाँ से नॉलेज इकट्ठी करके आता हूँ वो मैं अपने बच्चों से शेयर करता हूँ। तो बच्चे वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं, कर रहे हैं। वो आप सोच रहे हैं कि वो नहीं बनना चाहते, मैं कहता हूँ मैं नहीं उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता, मैं उन्हें हर फील्ड में भेजना चाहता हूँ। सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, डॉक्टर नहीं होगा तो मेरा क्या, किसी का भी इलाज नहीं हो पाएगा। एक अच्छा इंजीनियर नहीं होगा तो नई कोई मशीनरी या ऑटोमोबाइल नहीं बन के आएगा। लेकिन फिर भी ये है कि जितने बच्चे मेरे हैं वो हर फील्ड में जाएं, नई नई चीजें एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोर करने के बाद जब किसी दिन मैं अपनी सक्सेस गिनना चाहूँ तो मैं कहूँ मेरा एक बच्चा वहाँ बैठा है, एक बच्चा वहाँ बैठा है, एक बच्चा वहाँ बैठा है। और जो मेरे उसके बाद वाली जनरेशन जो आएंगी, मेरे बच्चे आएंगे मेरे स्कूल में, उन्हें बताऊं कि वहाँ जाके मिल लेना, मेरा नाम ले देना, मेरे स्कूल का नाम ले देना, वो आपको हेल्प कर देंगे, वो आपको बता देंगे। तो जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं उस जगह के, वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाके जो काम कर रहे हैं, वो अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बच्चों के साथ, वो हमेशा रहेगा। तो वो बच्चे हमेशा संपर्क में हैं, और मैं चाहता हूं कि मुझसे भी अच्छी जगह जाएं, मुझसे भी आगे एडवांस बढ़े, और जो चीज़ें मैंने सीख करके उन्हें सिखाई वो अपने बाद वाले बच्चों को भी दें। डॉक्टर पराग, अब हम बात करते हैं गजरौला शहर की। हमने अक्सर सुना है कि अगर बाप आईएएस हो तो बेटा भी अक्सर आईएएस बन जाता है, लेकिन अगर हम गजरौला शहर की बात करें तो थोड़ा पिछड़ापन है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ठीक से नहीं समझा पाते कि बेटा तो ये कर ले, चाहे पैसे की दिक्कत हो या कुछ भी होती है, तो कहीं ना कहीं कल्चर ऑफ एक्सीलेंस उनके दिमाग में नहीं रहता। वो कहते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट बन के नॉर्मल पढ़ाई करके काम कर ले। आप उन पेरेंट्स को किस तरीके से समझाते हैं, किस तरीके से चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? ये आपने मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद दिलाया। लास्ट ईयर ही मेरा एक बच्चा हुआ करता था जिसने मेरे से सीधे आके कहा, सर अकाउंट्स में पास नहीं हो सकते। मैंने कहा 12th कैसे पास होगी, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं। बोले सर वो एडिशनल सब्जेक्ट मार्केटिंग लगा हुआ है, मैं उसके माध्यम से हो जाऊंगा। मैंने कहा लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड में हो, आगे आप पढ़ेंगे तो सब जगह अकाउंट्स का एग्जाम आएगा। बिल्कुल। बोला नहीं सर, मुझे रेडियो जॉकी बनना है। ओके। अब जब उसने मुझे रेडियो जॉकी कहा तो मैंने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा कि ये बच्चा रेडियो जॉकी जिसने सिर्फ रेडियो सुना है। बिल्कुल। और पहले गांव में वो बड़े वाले रेडियो आते थे, उसे सुनते थे, एडजस्ट करते थे, तो इसके दिमाग में कहाँ से आया। तो मैंने उससे पहले उसके बारे में डिस्कस करा। बीइंग कि उसका प्री बोर्ड था तो मैंने कहा बेटा प्री बोर्ड दो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो प्री बोर्ड में के बाद में उससे डिस्कस करा तो उसने बताया मैंने ये देखा, ये चीजें मुझे अच्छी लगी, मैं ये कर सकता हूँ। मेरी आवाज के माध्यम से लोगों को मेरे गाँव के बारे में किस तरीके से मैं उभरा, वो सारी चीजें पता चल सकती है। तो मैंने फिर उसके फादर को बुलाया और करीब 2-2.5 घंटे के डिस्कशन के बाद मैंने फाइनली उस बच्चे को नोएडा कॉलेज में एडमिशन कराया। ब्यूटीफुल। और उस कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ वो आज कॉमर्स का ग्रेजुएट भी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। और उस बच्चे को ये अपनी आरजे वाली लाइफ जीने के लिए मिली। वो बनेगा, करेगा, हो सकता है आप लोग भी सुन पाएं, आप भी उसे देख पाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो सुनूंगा ही तो क्योंकि स्टूडेंट है तो थोड़ा सा रहता है। तो मुझे इससे अच्छी खुशी की क्या बात होगी। तो टाइम लगता है, चेंजेस आते हैं, एक दिन में कोई पॉसिबल नहीं है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एग्जैक्टली, टाइम लगता है, सालों लगते हैं, तब जाके इंसान जिंदगी के उस मकाम पे आ जाता है जहाँ पे उसे सुकून मिलता है। अब अगर उस बच्चे के फादर उसकी बात ना मानते और बीइंग ए स्कूल मैनेजर मैं उसके फादर से बात नहीं करता तो वो नन्ही सी दुनिया के जो सपने थे ना वो दब गए होते। बिल्कुल। वो एक प्लेन ग्रेजुएट बन जाता, वो शायद मुझे बर्दाश्त ना होता। बच्चा है, पंख मिले हैं आज 12th करने के बाद, उसे उड़ने दी चीज। आप पेरेंट्स को जब समझाते होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा समझाना। कोई बात नहीं, मेरा काम है, मुझे ऊपर वाले ने ये काम दिया, मुझे ये काम करना है। हर आदमी को एक काम करने के लिए उसने निर्धारित किया है। मुझे ये काम करने के लिए मिला, जब तक हैं तब तक काम करेंगे, जब तक ऊपर वाले ने सांसें दी हैं तब तक बेस्ट पॉसिबल देंगे। बिल्कुल। क्योंकि जब देंगे तब वो प्यार मिलेगा जो टीचर को मिलता है। पैसा नहीं कमाता एक टीचर, बिल्कुल, ना पैसे की दरकार। सिर्फ पैसा उतनी ही वैल्यू रखता है जिसके लिए मैं अपने बच्चे के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी बाजार से लाके उसे दे सकूं।
जो सोच फादर की थी कि बच्चा ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता, उसे एजुकेशन चाहिए आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लेवल की, उसके लिए आज के समय में पैसा चाहिए। लेकिन मैं वो इतना नहीं बढ़ा सकता कि एक बार में पेरेंट्स ये कहे कि भाई पूरा स्कूल चेंज हो गया, या मुझे इतना चाहिए और स्कूलों की तरह कि मैंने लिया और आगे नहीं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए जो पेरेंट्स ने मुझे दिया उससे मैं नेक्स्ट ईयर कुछ एडवांस उनके बच्चे को दे सकूं। एग्जैक्टली सिर्फ जी, चाहे वो लैंग्वेज लैब लानी हो, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड्स लाने हो, चाहे मुझे बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहीं खेलने के लिए भेजना है, या कुछ भी XYZ, क्योंकि एक दिन में बच्चा कुछ नहीं सीख रहा। एग्जैक्टली टाइम लगेगा फिर बचेगा। बिल्कुल। पर अक्सर कहीं ना कहीं लेकिन आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि पेरेंट्स का स्कूल को लेके रवैया आजकल बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता है। वो कहता है कि स्टूडेंट जो है, जो हमारा बच्चा है, वो ट्यूशन में पढ़ लेगा, बाकी स्कूल से उसका एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं कम हो गई है या कहीं ना कहीं मार दी गई है। आपका स्कूल चैलेंज करता है ये फेस? करता है, वो सभी जगह करेगा। ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत तेजी से चीज़ों को फैलाता है। जी, मैं नहीं कहता मैं 100% ठीक हूँ, मैं नहीं कहता आप 100% ठीक, बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कमियां मुझ में भी हैं और कमियां आप में भी। जी, उन कमियों को दूर करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। जो टीचर मेरे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, क्या वो आपके बच्चे को ट्यूशन में घर पे पढ़ा देगा? नहीं पढ़ा सकता। अभी बिल्कुल रिसेंट का मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 31st में वृंदावन में था। तो मैं एक बहुत बड़े कथावाचक हैं, उनके फादर के पास बैठा हुआ था। वो 3 स्कूल के मैनेजमेंट में है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक मूल मंत्र दिया, टीचर्स को रखने में कभी भी किसी की सिफारिश नहीं माननी। किसी के इन्फ्लुएंस होकर के आपको टीचर को नहीं रखना है। तो वो मूल मंत्र उन्होंने दिया। गया तो हमें न्यू ईयर अपने राधा रमन जी के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन मैं उनके पास गया, किसी ने मुझे उनसे मिलवाया और वो ऐसा मूल मंत्र मिला कि शायद मैं उस पर पहले भी काफ़ी लंबे अरसे से वर्क कर रहा था, लेकिन अब मैंने और वर्क करना शुरू करूँ। तो जब आप अच्छा टीचर रखेंगे, वो बच्चे को कुछ देगा, वो बच्चा कहीं ना कहीं दिखेगा। जी, हम लोग 100% रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, हमें अच्छा व्यक्ति बनाना है। बिल्कुल। अगर हम रिजल्ट दिला दें तो हम मार्केट में नहीं रह सकते। हमें अच्छा व्यक्ति भी बनाना है, अच्छा रिजल्ट भी दिलाना है, अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बनाना है। और टीचर की कमाई पैसा नहीं है, टीचर की एक्चुअल कमाई है वो बच्चे जो प्यार। तो जिस दिन टीचर ये सोचता है कि मेरी जो एक कमाई है वो मेरी सैलरी है, मेरे ट्यूशन में है, तो वो एजुकेशन के ट्रैक पे से हटता है। और जो टीचर ये सोचता है कि मैं बच्चों को कुछ दे दूं, ना तो उसकी क्लास में शोर होगा और बच्चे उसे पसंद भी करें। तो हमें बेस्ट पॉसिबल निकाल कर देना है। ठीक है। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बढ़ाती, वहाँ टीचर्स बढ़ाते। तो जो वो टीचर बच्चे को अगर क्लास में नहीं दे रहा तो ट्यूशन कैसे देगा? और अगर वो ट्यूशन में दे रहा है और क्लास में नहीं दे रहा तो जस्टिफिकेशन अपने काम के साथ नहीं कर रहा। हमें चाहिए जस्टिफिकेशंस। एक टीचर ने अप्रैल में ज्वाइन करा और एक टीचर 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है। जिसने अप्रैल में ज्वाइन करा और बच्चे स्कूल से चले जाते हैं, फिर भी आके उससे मिलते हैं 6-8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में, और एक टीचर जो 10 साल से पढ़ा रहा है उससे नहीं मिलते। क्यों? कुछ तो इम्पैक्ट होगा उसका। सिर्फ वही चीज है कि वो क्या दे रहे हैं और क्या उन्हें मिल रहा है। मैं अपना ही बता रहा हूँ, मैं कई सारी स्कूल एसोसिएशंस को भी देखता हूँ, जाता हूँ मीटिंग्स में। तो जिस स्कूल से मैं पढ़ा वहाँ एक मीटिंग चल रही थी, मैं क्या, तो स्कूल के मैनेजर साहब ने आंटी से कहा कि पहले आप स्टेज पे पानी पिलाओ। तो वो एक मेड भी बोली पहले मेरा बेटा है, मैं इसे पानी पिलाऊंगी। ये मेरा अपना है जो मैंने फील करा। तो आज मैं स्कूल ओनर के हैसियत से वहाँ जाता हूँ मीटिंग्स में,
टीचर्स जो हैं वो मेरे आज भी संपर्क में, लेकिन उन आंटी ने दिल जीत लिया। क्यों? क्या वो एक मेड ही है उस स्कूल की? नहीं, उन्होंने उस हर बच्चे को गोद से उठा करके और इस लायक कराया कि वो उस स्कूल का आखिरी दिन जो होता है, मेन फेयरवेल, अगर उन्होंने इतना करा तो क्या एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस मेड को रिस्पेक्ट दे? बिल्कुल बनती है। ये जो जेन जी का आया है, ये लोग वो भूलते जा रहे हैं। वो कोर वैल्यूज, एम्पैथी, एथिक्स, ये वापस लाने जरूरी है। तो इन सब पे हमें काम करना पड़ेगा, वरना जो हमारे सपने हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारी थोड़ी सी सोच फर्क है और स्कूलों से। बहुत बढ़िया। हाँ, तो लेकिन हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। जी, पर अक्सर जब स्कूल के नाम के टैग में इंटरनेशनल स्कूल आ जाता है तो उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। चाहे लैंग्वेज की बात करूं, चाहे कल्चर की बात करूं, चाहे डाइवर्सिटी की बात करूं, चाहे फ्यूचर की जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की बात करूं, आपका इंटरनेशनल स्कूल उन सब चीज़ों को किस तरीके से कैटर कर पाता है? रिसेंटली हमारे वहाँ कोई लैंग्वेज लैब नहीं है। पूरे अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो पहली लैंग्वेज लैब हमने शुरुआत। वेरी गुड। जब सन 2000 के आसपास लोग बाग वहाँ गजरौला में टीन शेड्स में काम करते थे, तो मेरे फादर ने बिल्डिंग बनाई थी, कंक्रीट की, आरसीसी। और जो है क्या कहते हैं, वो प्रॉपर नक्शा भी पास कराया मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से। अच्छे अच्छे स्कूल जो गांव देहात में चलते हैं वो लोग आज भी नहीं कराते, या नगर पंचायत से कराते। ठीक इसी तरीके से जब शुरुआत करी थी तो प्लेग्राउंड भी था। 50,000 स्क्वायर यार्ड का प्लेग्राउंड था जो विद्यालय के पास आज भी बरकरार है। उस प्लेग्राउंड के और टीचर्स की हेल्प से हमने सन 2016-17 में सीबीएसई क्लस्टर्स, जब हमारे उधर के स्कूल वाले सोच भी नहीं पाते थे कि बच्चों को भेजना है या क्या उनका फायदा होगा, एक ट्रॉफी मिलती है, उन लोगों के लिए एक ट्रॉफी थी। मेरे लिए वो टाइम था जहाँ बच्चे ये सोच पाए कि एक ट्रॉफी, एक मेडल के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और तब हमने सीबीएसई गेम्स का क्लस्टर जो होता है उसमें 3rd पोजीशन खो खो में गेन करी। वो बच्चे आज भी संपर्क में हैं और जब भी कहीं उस मेडल की बात होती है तो वो हमें याद करते हैं। फिर एक बच्चा आया हमारे पास, उसके फादर ने कहा मैं अपने बच्चे को मुरादाबाद भेजूंगा गजरौला से, क्योंकि क्रिकेट एकेडमी यहाँ है नहीं। ठीक है। तो उस क्रिकेट एकेडमी के लिए हमने वो एकेडमी तैयार करी। वो बच्चा हैदराबाद सनराइजर्स में जो है नेट बॉलर भी रहा। और उसको जो तैयार करा, आज उसका रिटर्न ये है कि वो बच्चा आज अपनी एकेडमी चला रहा है। तो जब आप दे रहे हैं तो वो रिटर्न आ रहा है। ब्यूटीफुल। उसने एक टूर्नामेंट में अपनी एकेडमी में मुझे एज ए गेस्ट बुलाया। उस जगह गेस्ट, मैं बहुत सारे स्कूल्स के फंक्शंस में और सब जगह गेस्ट जाता रहता हूँ, लेकिन वो जो फीलिंग थी ना वो नहीं आ सकती। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं हुई, बिल्कुल बहुत लंबे अरसे में। जिम्मेदारी एक्चुअल उस दिन मिली थी जब कोविड के बाद फादर का सिर पे से हाथ हट गया। लेकिन ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे स्कूल की नहीं दी, ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे उन बच्चों की दी जो आप जैसे पेरेंट्स मुझ पे भरोसा करके भेज रहे हैं। उन यंग गर्ल्स की दी जिनके पेरेंट्स हर तरीके से सोच के कि एक टीचर की जॉब सबसे सिंप्लीफाइड, आसान, टाइमिंग वाली जॉब है और बच्ची मेरी सेफ है, उन बच्चियों की जिम्मेदारी। हर उस हस्बैंड ने वो जिम्मेदारी मुझे दी कि मैं अपनी वाइफ को आपके यहाँ पढ़ाने के लिए या एडमिन जॉब के लिए भेज रहा हूँ। वो जिम्मेदारी दी। पढ़ाने के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और उन्हें भी आगे बढ़ाना है। मेरे लिए एक्चुअल अचीवमेंट वो है जहाँ परिवार दर परिवार लड़कियां गांव से मेरे पास आ रही हैं पढ़ने के लिए। जहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी गई, वो बच्चियां आई और पढ़ी। एक नहीं, एक ही परिवार की 4-4, 5-5 बच्चियां, और वो हक से कह देती हैं कि भैया से मेरी बात हो गई। तो ये जो भैया से बात हो गई ना, वो बहुत बड़ी चीज, और वो उन्हें कॉन्फिडेंस देता है आप में। वो कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आ सकता। रेगुलर हर बच्चे से बेटा कैसे हो, क्या हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम आपको आगे बढ़ा सकते हैं, वो चीज।
बहुत सारी सिंगल मदर हैं जो आके कहती है मेरी बेटियों को आशीर्वाद दो साहब, मेरी एज नहीं है इतनी। कोई बुजुर्गवार होता तो वो आशीर्वाद देता, वो अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ ये अच्छा लगता है कि मैं एक सिंगल मदर को इतना सपोर्ट दे सकता हूँ दूर से खड़े होके, एक भाई के नाते। वो इम्पोर्टेंट है जी। पर अक्सर अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स में, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। आपका स्कूल गजरोला में होने के बाद क्या उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो चुका है? टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं बजट प्राइवेट स्कूल हूँ। हम्म, जिन चीज़ों की एकदम अटर मोस्ट रिक्वायरमेंट है, वो तो एट एनी कॉस्ट मुझे अरेंज करके देनी है। ठीक है। ठीक। लेकिन जिन चीज़ों को मैं अभी बचा सकता हूँ, वो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा स्लो डाउन करके कोई ऐसी चीज़ बच्चों को दूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये बिल्कुल आपको क्लियर पता है कि पैसे से हर चीज़ आती है। तो वो जो सब चीज़ें हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, वो तुरंत खरीदने के लिए पैसा चाहिए। ना मेरी वो सोच थी, ना मैं पेरेंट्स के पॉकेट को एक ब्लेड लेके काटना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। तो धीरे धीरे सारी अपलिफ्टमेंट हो रही है, नई चीजें आ रही हैं, सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो जो भी लेटेस्ट और बेस्ट पॉसिबल मैं बच्चों के लिए कर सकता हूँ, बीइंग इन द लिमिट्स ऑफ बजट प्राइवेट स्कूल, वो मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ। ठीक है। बट पर अक्सर बात करें अगर हम सरकार के सपोर्ट की, या कुछ बड़े बिजनेसमैन के सपोर्ट की, या फिर कुछ एनजीओ सिविल सोसाइटी के सपोर्ट की, वो आपको कॉन्स्टेंटली मिलता है? नहीं चाहिए। ओके। चाहिए भी नहीं, आज तक कोई सपोर्ट नहीं है, ना चाहिए। अपने बलबूते पे? अपने बलबूते पे। आज सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जरूर करेंगे। बहुत लोगों से ऑफर्स आए कि आप ऐसा कर लो, हमारे बच्चे को ये फेवर दे दो। नहीं करना, इसलिए स्कूल नहीं खोला था। स्कूल खोला है क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल वैल्यू एजुकेशन। वो ठीक है। पर अक्सर हम बात करते हैं स्कूल में कि बच्चों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों से ज्यादा टीचर्स का अच्छा पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है। आपका स्कूल जब टीचर्स को सेलेक्ट करता है, तो वो क्या उसमें पैरामीटर्स देखता है कि नाउ ही इज द बेस्ट फॉर ओपीएस इंटरनेशनल? सबसे पहले जो हमारे गवर्नमेंट नॉर्म्स है कि टीचर को ग्रेजुएशन बीएड होना चाहिए, या 12th के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड होना चाहिए, एमएड होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि जब मेरे फादर ने मुझे इतनी सारी डिग्रियां दिलाई, जिसमें स्टार्टिंग हुई ग्रेजुएशन से, जिसमें मैंने बीकॉम करा, फिर मास्टर्स इन इंग्लिश करा, फिर पीएचडी करी, फिर नॉर्मल बीएड करा, फिर स्पेशल बीएड करा, फिर एलएलबी मेरी अभी रिसेंट कंप्लीट हुई है। तो जब मैं खुद इतना अपनी एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड हूँ, बिल्कुल, तो मैं किसी टीचर को कैसे छोड़ सकता? बिल्कुल, परफेक्ट। फिर जो मेरा मेन मोटिव है कि हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बच्चों को दें, एक अच्छा इंसान बनाए, उसको उसके परिवार से जुड़ा रखें, जो हमारी पुरानी सभ्यता है, परंपराएं हैं इस देश की, उससे जोड़े रखें जी। तो उन सब चीज़ों को देख के मैं आगे करता हूँ। अब जैसे मैं रिसेंट बताऊँ, मैं अपने फादर के नाम पे जो स्कॉलरशिप देता हूँ, डॉक्टर अतुल पंडित मेमोरियल स्कॉलरशिप्स की, ठीक है, उसका हम एक फंक्शन करते हैं हर साल। तो सब लोग कहते हैं एनुअल फंक्शन, में नहीं, एनुअल फंक्शन नहीं, फेलिसिटेशन पर फंक्शन। ओके। तो उस फंक्शन में हर बार हम एक सॉन्ग फादर के लिए डेडिकेटेड रखते हैं। ब्यूटीफुल। तो उससे भी इनडायरेक्टली लोग बाग कहते हैं यार आप बच्चे को डांस सिखा रहे हैं। आप ये समझिए, हम डांस नहीं सिखा रहे हैं, हम उस सॉन्ग के माध्यम से आपके बच्चे को फादर की क्या रिस्पेक्ट होती है, एग्जैक्टली, उससे जोड़ रहे हैं। हम जो गाने लेते हैं, हम वो रेट्रो स्टाइल भी लेते हैं, उसमें हम जो है आपके विलेज से जुड़े हुए भी गाने लेते हैं। हमारी गणेश वंदना होती है, हम उसमें स्टेट वाइज भी सॉन्ग लेते हैं। तो हम बच्चों को ऑल इंडिया के बारे में, आपके पेरेंट्स की, आपके फैमिली की, आपके आस पड़ोस के लोगों की क्या रिस्पेक्ट होती है, एग्जैक्टली, हम सब चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को वैल्यूज दे रही है, उसी पे काम। ठीक है। डॉक्टर पराग, क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं स्कॉलरशिप किस तरीके से रहती है? क्या स्कॉलरशिप जो हम ऑफर करते हैं अपने फादर के नेम पे जी,
वो स्कॉलरशिप रहती है आपकी परसेंटेज बेसिस पे। ओके। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, किसी भी बोर्ड से हम्म। अगर हमारे उस क्राइटेरिया में आता है तो हम 50%, 75% और 100% स्कॉलरशिप देते हैं अपनी ट्यूशन फीस पे। इसका मेन फोकस ये था कि 10th तक फीस, 8th तक फीस काफ़ी कम रहती है। 12th में आने की वजह से, क्योंकि टीचर्स के थोड़े एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, लैब के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और टीचर्स को टाइम भी देना होता है उन बच्चों के लिए, तो वो बढ़ जाते हैं। इस वजह से थोड़ी सी फीस बढ़ती है। ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे थे जो उसे भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो मेन जो मोटिव था कि जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों, तो वो लोग पढ़ सकें। तो हमारी जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसमें जो जो बच्चा आता है उसको हम वो स्कॉलरशिप देते हैं और उस फंक्शन में हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कल्चरल फंक्शंस होता है। और कुछ लोग जो विद्यालय को सपोर्ट करते रहते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे, उन लोगों का भी हम उस फंक्शन में सम्मान करते हैं। ठीक है। चाहे वो कोई आम नागरिक हो, चाहे वो कोई पेरेंट। ब्यूटीफुल। तो सब लोगों को साथ लेके चलने का है। ठीक है। डॉक्टर पराग, बात यह है कि फर्स्ट से लेके 12th तक तो आपने बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन 12th के बाद जो कॉलेज की बात होती है, अगर कोई पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा हमारे शहर में पढ़े, तो गजरौला में कॉलेजेस बहुत कम हैं और अगर हैं तो वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। बहुत से पेरेंट्स ने आपसे ये उम्मीद लगाई है कि क्या कोई ओपीएस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या ओपीएस इंटरनेशनल कॉलेज भी आ रहा है? जैसा मेरे राधा रमन जी चाहे उनकी मर्जी और मेरे बच्चों का प्यार। जब मेरे फादर ने स्कूल शुरू करा था तो एक स्कूल 5th क्लास तक था। ठीक है। पेरेंट्स ने, टीचर्स ने प्यार दिया, ये स्कूल 8th तक हुआ। फिर दोबारा प्यार दिया, सन 2013 में ये स्कूल 10th हुआ। फिर दोबारा प्यार दिया, बच्चों की, पेरेंट्स की हाई डिमांड, आसपास के गाँव की डिमांड, तो सन 16 में 12th हुआ। अब अगर आगे डिमांड आएगी और ऊपर वाला मेरे सिर पे हाथ रखेगा तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर चीज बच्चों को दूंगा, लेकिन शर्त यही रहेगी, पिताजी का सपना, सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा सबके लिए, और वही करेंगे। ठीक है। पराग सर, स्कूल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चों को बैग के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बहुत भारी बैग होने लगा है बच्चों का। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कई बार कहते हैं कि बस्ता थोड़ा हल्का होना चाहिए। हम स्कूल को जब हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि स्कूल ने अगर कुछ सिखाया है तो रटना सिखाया है। स्कूल ने कभी बात नहीं करी कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग क्या होती है, क्लैरिटी से कॉन्सेप्ट समझाने की बात क्या होती है। क्या ओपीएस इंटरनेशनल वो चीज सिखा रहे हैं? बिल्कुल। बैग भारी करने से कुछ नहीं, एक्चुअल चीज उससे मिलेगी जो उस बुक में लिखी हुई है। अब नया सेशन शुरू हो रहा है, सब जगह शोर मचेगा, इतना महंगा बैग मेरे यहाँ नहीं मचेगा। क्योंकि मेरे पास जितने सैंपल्स आएंगे बुक्स के, जैसे डॉक्टर्स के पास दवाइयों के सैंपल आते हैं, ऐसे मेरे पास बुक्स के अलग अलग कंपनीज के सैंपल आते हैं। तो उन सैंपल्स को मैं एक एक से गो थ्रू करता हूँ। ठीक है। इसलिए नहीं कि मुझे डिस्काउंट क्या मिलेगा, इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं बच्चों को क्या दूंगा। एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जिसमें अराउंड 50 स्कूल ओनर्स को बुलाया गया था। पतंजलि में हमारे रामदेव बाबा जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड अपना शुरू करा। ठीक है। तो उसमें डिस्कशन चल रहा था एजुकेशन किस तरीके से क्या। तो मैंने जो भारतीय शिक्षा बोर्ड की बुक्स को उन्होंने मुझे बताया कि आप देखिएगा, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि पेरेंट्स जो है अच्छी बुक तो चाहता है लेकिन पैसा नहीं देना चाहता, और एनसीईआरटी बुक्स आती हैं 50, 60, 110 तक की, आपकी 150 की क्यों खरीदे। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बुक्स देख के जाइए। तो मैंने जब वो बुक्स देखी तो उसमें ये लिखा था कि हम ये योगा करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका क्या फायदा है, और ये किस किस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ये गाय का दूध है, इसे पीने से क्या फायदा होता है, और जो मार्केट में पैकेट में दूध आता है या बॉक्स में आता है, आपने उसमें पानी मिलाया और वो दूध बन गया, उसमें क्या फर्क है, और इसके क्या क्या अलग से फायदे हैं। तो मैंने वो बुक्स देखी, तभी तो मुझे पता चला। अब अगर ये इतने सैंपल जो मेरे पास आते हैं, एक मैं मान लीजिए मैथ्स की बुक है, उसके बीसीयू कंपनी के सैंपल्स आते हैं, और मैं उन्हें देखूँ ना और सिर्फ ये देखूँ कि ये डिस्काउंट की बुक है, इसे उठाओ और लगाओ, तो मेरा बच्चा आके नहीं पढ़े। भरोसा करते हैं ना पेरेंट्स। बट कहीं ऐसा तो नहीं होता कि सस्ते के चक्कर में हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करें? कभी नहीं, ना करा ना करेंगे,
लोग बाग हैं मार्केट में जो फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या वो, अगर आप दोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। अगर मेरी सोच देने की है, मैं बच्चों को दूंगा, टीचर्स के माध्यम से दिलवाऊंगा, तभी वो बच्चे मुझे रिटर्न में सर या भैया कहते हैं, भरोसा रखते हैं, पेरेंट्स से पहले बात मुझे बता देते हैं। अगर आप मेरी यूट्यूब देखेंगे या इंस्टाग्राम देखेंगे तो उसमें एक बच्ची है जो अपने रिलेटिव से कह रही है कि अगर आपने मुझे ज्यादा परेशान करा तो मैं पराग सर के नंबर पे फोन कर दूंगी। ब्यूटीफुल। और वो नंबर बता रही है, छोटी सी बच्ची नर्सरी LKG UKG की बच्ची है, वो मेरा नंबर बता रही है। तो ये सारे अचीवमेंट्स कब होते हैं, या ये मैं अपने लिए अचीवमेंट्स मानता हूँ। नंबर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो उसने अपने रिलेटिव से कहा कि मेरे को अगर ज्यादा तंग करा तो मैं पराग सर से कह दूंगी। वो विश्वास है, वो ऐसे कोई भी बुक उठा के नहीं होता। चेंजेस आ रहे हैं जी, वो सबसे जरूरी है बुक्स में देखना कि वो हैं या नहीं। अब आप बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, इसमें बताना चाहूंगा क्लास 6 से मेरे यहाँ बच्चे साइंस लैब में जाना शुरू करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर लैब जब से स्कूल खुला है तब से फर्स्ट क्लास से चल रही है। कंप्यूटर सबके पास है, लैपटॉप सबके पास है, हर बच्चे के घर पे। उन्हें आप एडिशनल क्या दे रहे हैं? एग्जैक्टली। अगर वो एक फोटो भी बना के पेंट में जा रहा है और अपने घर जाके बताता है कि पापा घर पे तो मैं पेपर पे बनाता हूँ और मैंने वहां पे लैपटॉप पे बनाई है, तो उसके फादर के लिए कितनी खुशी की बात होगी। दैट्स ट्रू। हमारी लैंग्वेज लैब है, उसमें बच्चा जाता है, वो सीख रहा है, ऑडियो भी है, विजुअल्स भी हैं, उसे रिकॉर्डिंग भी करनी है। तो वो जब जाके अपने फादर को बताएगा या मदर को बताएगा कि मैंने ये चीज ऐसे करी, तो वो कैसे होगा। बिल्कुल। तो वो डिफरेंस बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। पराग सर, आजकल के स्टूडेंट्स में ना बहुत चेंज आया है। पहले जो टीचर कह देता था बच्चे सुन लेते थे, क्योंकि डर लगता था टीचर से कि कहीं सुना ना दे, कोई चिल्ला ना दे, कुछ भी XYZ। पहले डंडे भी बहुत पड़ते थे। खूब पड़े, हमें भी पड़े, आपको भी पड़े। एग्जैक्टली। तो अभी के जो बच्चे हैं वो सवाल करते हैं हर चीज में, क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो आपके स्कूल में भी बच्चे ऐसे ही हैं जो आजकल इतने एडवांस हो गए हैं, या फिर ये दिल्ली NCR की बात है? सब जगह बच्चे। ओके। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैंने अगर उनसे ये बात कहा कि ये काम होना है, सर क्यों करना है, वाह। तो उस क्यों के लिए मुझे प्रिपेयर होना पड़ता है। जब तक मैं प्रिपेयर नहीं होगा मैं उन्हें आंसर नहीं दे सकता। एग्जैक्टली। मैं हर क्लास में जाके नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उस हर क्यों का मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि टीचर ने तो बता दिया कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हैं। अब जब वो बच्चा मुझसे आके पूछेगा जी सर ने या मैम ने तो ये बताया कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हैं जी, तो मैं वो उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगा। मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल, लोगों के लेक्चर्स भी सुनने पड़ते हैं। अभी एक जब प्रोग्राम हो रहा था तो एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, तो हमने इसी प्रोग्राम को जो 21 दिसंबर में करा, तो वो बोला सर आप हमें जोकर के गाने पे परफॉर्म करा रहे हैं। ओके। और जोकर तो अच्छा आदमी नहीं होता। मैंने अपने गांव में लोगों को ताश खेलते देखा है, तो जोकर को वो अलग हटा देते हैं। एग्जैक्टली। और आप हमें जोकर बनाना चाहते हैं। मेरे को लगता है मेरे मम्मी पापा भी मुझे जोकर बना हुआ देख के अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा आपने डांस सीखा सर से? सर सिखा रहे हैं। बोले नहीं सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा आज आप मेरे कहने से डांस सीख के आ सकते हो। मैंने कहा, और उसके जाते ही मैंने अपने डांस टीचर और कोरियोग्राफर को फोन करा। मैंने कहा आज ये गाना पूरा आप उस बच्चे को, मतलब जो टीम है, इसे पूरा सुनाना है। ठीक है। वो बच्चे ने सुना, तो उसमें जो पुरानी जोकर मूवी है वही गाना है, उसमें वो लाइफ के बारे में बताया गया है। अब प्रोग्राम की तैयारी के बाद, वो उस पूरे दिन के लेक्चर के बाद वो बच्चा मेरे पास आता है कि सर वो मेरा सवाल अधूरा है। मैंने कहा आपने वो गाना सुना? मैंने सर ने आपको पूरी, दोनों लोगों ने एक्टिंग करके बताई होगी। बोले आपने देखा वो जोकर कितना जरूरी है दूसरे की जिंदगी में? बोले लेकिन सर ताश की गड्डी में उसे अलग हटा देते हैं। मैंने कहा जब कोई पत्ता खो जाता है अपने गांव में, आज जाके पूछना तो कौन सा पत्ता इस्तेमाल करना है। तो बोला सर ये और बता दीजिए कि कौन सा इस्तेमाल होता है। मैंने कहा वो जोकर ही इस्तेमाल होता है उस ताश की गड्डी में से। एग्जैक्टली। मैंने बताया कि सर्कस सब खत्म हो गई हैं। जब हम छोटे होते थे तो सर्कस हुआ करती थी। जब लोग बाग सर्कस देखते देखते बोर हो जाते थे तो बीच में जोकर आ जाता था। जोकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की।
आपको जिंदगी में ऐसा बनना है कि जब जहां जिस चीज की जरूरत पड़े आप उसके लिए खड़े हो। उस बच्चे को पता नहीं उस दिन कुछ समझ में आया या नहीं, वो तैयारी चलती रही 1-1.5 महीना। उस बच्चे ने गांव में भी जाके पूछा होगा, प्रोग्राम हुआ तो मैंने उस बच्चे को लीड रोल में देखा। तो ये वाई का आंसर। अगर हर बच्चे की जिज्ञासा आप पूरी करोगे, सब चीज बताओगे, उसे एक्सप्लेन करोगे, तो वो आपके साथ चलेगा। समय बदला, सारे ऑर्डर्स आए कि आप बच्चे को नहीं डांट सकते, नहीं मार सकते, लेकिन अगर आप उसकी क्वेरी सेटिस्फाई करते हैं तो वो आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करेगा। शायद अगर मैं उसके वाई का आंसर नहीं देता तो वो लीड रोल में नहीं होता। एग्जैक्टली। ठीक, लीड रोल के बाद उसने गांव में जाके ना पूछा होता कि ये ताश के पत्ते में जोकर की क्या वैल्यू है, और शायद मैं उसे ये नहीं बता पाता कि आपको जिंदगी में एक ऐसा इंसान बनना है कि आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, आपको मिलने वालों को कहीं भी जरूरत पड़े तो आप ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो उसकी मदद कर सके। एग्जैक्टली। उसी पे जिंदगी चल रही है। और इतनी क्यूरियोसिटी बच्चों में है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि कितना प्यारा भविष्य बना सकते हैं बच्चे। पेरेंट्स आपको एक ऐसी चीज देते हैं जिसकी कोई शेप नहीं होती। ये डिपेंड करता है बच्चे के टीचर्स पे, उसके स्कूल पे, उसके मैनेजमेंट पे, उसके पड़ोसियों पे, और इवन जो उसके फर्स्ट टीचर है उसके पेरेंट्स, कि वो उस बच्चे को क्या शेप देना चाहते हैं। आप एक बच्चे को अच्छा भी बना सकते हैं और आप बच्चे को बुरा भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि आप कैसा चाहते हैं आपका बच्चा बने। एग्जैक्टली। जैसे मेरा बेटा है 4 साल का, तो जब भी हम उससे कहते थे चलिए बार के चलते हैं, बाल कटाते हैं, वो रोता था। लेकिन वो जब मेरे साथ एक प्रोग्राम में गया वृंदावन मंदिर में, 28 सितंबर की बात है, उसने वहां सबको देखा कि सबने शिखा रखी है, मेरे पापा की भी है, सब धोती कुर्ता पहन, वो बगलबंदी और कुर्ता पहनते हैं। तो आने के बाद जब उससे कहा गया कि बार के चलो, तो उसने जाते ही ये शब्द कहा कि मुझे शिखा रखनी है। ओके। उसने देखा ना, शायद मैं अपने बेटे को मंदिर ना ले गया होता तो वो शिखा नहीं। वेरी गुड। तो जो हम दिखा रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, वो बच्चे में कहीं ना कहीं दिखेगा। तो वो जो कमियां हो रही हैं वो मारने पीटने से पूरी नहीं होती। एट टाइम्स मजबूरियां हो जाती हैं कि टीचर को डांटना पड़ गया या गुस्सा आ गया, उसने कोई स्टेटमेंट दे दिया। वो गुस्से में कोई भी चीज हो सकती है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी। ठीक है। लेकिन जब बच्चे का आप क्यों का आंसर दोगे, प्यार से दोगे और उसके लेवल पे जा करके वो सारी चीजें समझाएंगे, तब जाके चीजें होंगी। आपको बच्चा बनना पड़ेगा, उसकी मेंटालिटी को समझना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके काम होगा। ठीक है। पराग सर, अब बात कर लेते हैं हम लोग स्कूल के स्टाफ के बारे में, या ओवरऑल हमारी अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहते हैं, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, पूरा स्टाफ कितना है, कुछ आप बता सकते हैं? और आगे आगे आने वाले टाइम में हम उसको कितना एक्सपैंड करते देख रहे हैं? नंबर ऑफ टीचर्स डिपेंड करते हैं हमारे बच्चों के ऊपर। ठीक है। बोर्ड का रेशियो है 1:1.5, वो पूरा करना ही करना है। ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे टीचर्स बढ़ेंगे। जिस तरीके से बच्चों को मेंटेन करना एक चैलेंज है, उसी तरीके से टीचर्स मेंटेन करना, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी टीचर्स चाहिए। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि हर स्कूल को अच्छे से अच्छा टीचर चाहिए, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट चाहिए। तो उसके लिए वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, चाहे वो बोर्ड के माध्यम से हो, चाहे वो प्राइवेट एसोसिएशंस के माध्यम से हो, चाहे वो बुक्स के माध्यम से हो, क्योंकि बुक्स जो चेंज होके हर साल आती है। एग्जैक्टली, बहुत चेंजेस। वो अगर मैं अपने टीचर को नहीं बता पाता कि क्या करेक्शन आया, क्या चेंज आया, तो नहीं होगा। जैसे जैसे एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, उसी तरीके से बुक्स में और किस तरीके से उन्हें पढ़ाना है, किस तरीके से काम करना है, वो आता जा रहा है। ठीक है। जैसे जब हम और आप पढ़े थे तो आपको याद होगा कि टीचर ने डायरेक्टली ए फॉर एप्पल बनवाया था। ट्रू। लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रहा है उसमें क्या है, स्लांटिंग लाइंस, फ्लैट लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस। स्टार्टिंग हम ए से तो नहीं करा सकते। बिल्कुल। पेरेंट्स सोचता है कि हमने ए से पढ़ा था और ए पे ही करा। एग्जैक्टली, पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। तो वो कैसे होगा? तो इन सब चीजों के लिए मुझे उन टीचर्स को ट्रेन कराना है, टाइम टू टाइम नई चीजें देनी है, क्योंकि कुछ चीजें वो बीएड में सीख के आते हैं, एमएड में सीखते हैं, कुछ लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और कुछ जो चेंजेस लेटेस्ट आ रहे हैं वो उन्हें बताने पड़ते हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो स्कूल में बुला के ट्रेनर्स को, चाहे वो
आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो जिसमें वो डिजिटली उनसे कनेक्ट होकर उस बुक को देख सकते हैं या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको देख सकते ठीक है। हैं, तो वो टाइम टू टाइम चलता रहता है। ठीक है डॉक्टर पराग, अगर हम बात करें जेंडर गैप की, तो गजरोला कहीं ना कहीं मानते हैं कि कंसीडर टू मेन विमेन थोड़ी कम है, तो स्कूल में भी क्या आप ये देख पाते हैं जेंडर रेशियो की? अब बता। देखते तो है, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं तो मेरी स्कूल का फर्स्ट नीट सिलेक्शन एक लड़की का है, बिटिया है। वाह। और ठीक है। उसके बाद मेरी एक बच्ची CNBC अवार्ड 18 पे जो गई, जिसने स्कूल रिप्रेजेंट करा नेशनल लेवल पे। वो एक स्किल टैंक इंडिया की तरह आता है जिसमें आप अपना आइडियाज रखते हैं बिजनेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के, वो भी एक बच्ची है। तो मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिलता है कि पहला एडमिशन बेटे का, चाहे वो छोटा है, और बेटी का बाद में है। लेकिन हमारे लिए नहीं है, हम चाहते हैं बेटियां आगे बढ़ें, क्योंकि अभी जो रिसेंट पुलवामा अटैक था उसके बाद भी जो देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी बिटिया है, देश की बेटी है, देश के लिए काम कर रही है। तो मैं तो चाहता हूँ बेटियां खूब आगे बढ़ें, खूब अपने फादर का नाम रोशन करें, और फादर के साथ बड़े भाई का भी रोशन करें। बिल्कुल। पराग सर, एक टाइम था जब हम कहते थे खेलोगे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आपका स्कूल भी यही मेंटालिटी पे सोच रखा? कभी नहीं। ओके। जब अर्ली 2000s में हमने उस बच्चे के लिए एकेडमी बनवाई, एक क्लस्टर उठाने के लिए हमने पूरी मेहनत करी। एग्जैक्टली। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हम बच्चे को स्पोर्ट्स से दूर कर सकते? नहीं। जब एक बच्चा खेलने जाता है, वो अकेला नहीं खेलता, उसका पूरा परिवार उसके पीछे होता है। और अगर वही बच्चा नेशनल में पहुंचता है तो पूरा देश उसके पीछे होता है कि वह किसी तरीके से गोल्ड मेडल आ जाए। रिसेंटली बहुत चेंजेस आए हैं स्पोर्ट्स में, तो हम क्यों ऐसी चीजें अपने बच्चों को दें? हम तो लेटेस्ट फैसिलिटी देंगे, जहां पहुंचने का मौका मिलेगा वहां भेजेंगे भी। रिसेंटली मुझे लास्ट ईयर टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी बनाया गया गजरौला के अंदर। फिर डांस एसोसिएशन का भी मुझे सेक्रेटरी बनाया गया रिसेंट में, और इलेक्शंस वगैरह होंगे तो उसमें भी कुछ डेजिग्नेशन। तो जब मेरे पास इतने डेजिग्नेशन हैं तो मैं अपने बच्चों को उसका फायदा क्यों ना दूं? मुझे रोकना नहीं है, मुझे पंख देने हैं उड़ने के लिए, और हर तरीके से उड़वाना है, चाहे वो डांस में हो, स्पीचेस में हो, ड्रामाज में हो, मेरे बच्चे एजुकेशन सेक्टर में हो, स्पोर्ट्स में हो, हर चीज को इक्वल वैल्यू। ठीक है। पराग सर, एक ट्रेंड आया है आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है कि हम अपने बच्चों को कभी स्कूल ही नहीं भेजेंगे क्योंकि स्कूल में कुछ सिखाया नहीं जाता। वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करो, स्कूल के बिना जाके काम चल सकता है। आपको लगता है कि ये वाला ट्रेंड आगे जाके बूम हो जाएगा, स्कूल बंद होने वाले हैं? अगर सब कुछ घर पे सीखा जा सकता था तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बच्चे को गुरुकुल ना भेजते, ऋषियों के पास ना भेज। जब उन्होंने भेजा, जब उनके पास सब कुछ था, तो मुझे या आपको या किसी भी XYZ को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए क्यों नहीं भेजना चाहिए? हमारे यहाँ अंबानी जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या उनका बेटा अनंत अंबानी बिना पढ़े लिखे है? पढ़ा लिखे। अगर हम अपने यहाँ के राहुल जी की बात करें, क्या राहुल जी बिना पढ़े लिखे हैं? बताइए। पढ़ाई तो वो इम्पोर्टेंस है जो कभी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। जैसे टीचर की कमाई पैसा नहीं होती, उसके बच्चे होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स की कमाई वो होती है जो उसका बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। शिक्षा पेड़ के नीचे भी दी जाती थी ऋषि मुनियों द्वारा, और आज शिक्षा बड़े बड़े आलीशान स्कूलों में भी दी जाए। ठीक है, लेकिन शिक्षा का महत्व बहुत जरूरी है। स्कूल्स नहीं बंद होंगे, शिक्षा मिलेगी। ठीक है, जिस तरीके से पेरेंट्स पहला टीचर है अपने बच्चे का, उसी तरीके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज उसके एजुकेशन पे काम करते हैं, क्योंकि डिग्रीज यहीं से मिलनी है। जो एक बेंचमार्क है कि आपको 10th पास करना है, 12th करना है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सो ऑन, ठीक है, वो सब मिलेगा स्कूल के माध्यम से। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को एक टॉप स्कूल में भेज रहे हैं या मेरी तरह बजट प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, तो स्कूल तो हमेशा रहेंगे, स्कूल हमेशा रहेंगे। ठीक है डॉक्टर पराग, अब बात करते हैं हम उस सेगमेंट की जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द मेंटल हेल्थ। आजकल कंपटीशन कल्चर है, मुझे नीट में जाना है, मुझे यूपीएससी करना है, मुझे ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, बट इस चक्कर में कहीं ना कहीं बच्चे का मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो जा रहा है। कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। क्या आपके पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो बहुत प्रेशर लेके कि हमारे बच्चों को यही बनाना है, और आप इन सारे चैलेंज को किस तरीके से देख पा रहे हैं ओवरऑल, अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो?
सबसे पहले मैं आपका टॉपिक जो आपने मुझे बताया, बच्चे सुसाइड करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स, अपने बारे में, अपनी क्या क्या उनकी जिंदगी में हो रहा है, वो अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से किसी से शेयर नहीं कर पाते। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फादर ने, मदर ने एक बाउंड्री बना दी है कि आई एम योर पेरेंट्स, आप मुझसे शेयर नहीं कर सकते। टीचर ने बना दी, मैं आपका टीचर हूं, मैं आपकी बात क्यों समझूं। दादी बाबा रहे नहीं, जॉइंट फैमिलीज खत्म हो गई कि चाची चाचा को बता दो, न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना है, फ्लैट्स का जमाना है। पुराने जमाने में एक घर होता था, उसमें चाची चाचा ताऊ ताई रहते थे, लड़ाइयाँ होती थी, वो एक बहुत फर्क चीज है। जब रसोई में बर्तन होते हैं तो आपके यहाँ भी खटकेंगे, मेरे यहाँ भी। एग्जैक्टली ट्रू। अब वो बच्चा किसे बताए मुझे परेशानी है, जब वो बताता नहीं, वो थॉट्स उसके माइंड में आते रहते हैं, प्रेशर डेवलप होता रहता है और एक दिन वो सुसाइड करे। या तो उसके मदर फादर में से कोई एक जना, उसका टीचर, उसका प्रिंसिपल, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उससे एज में बड़ा है, ज्यादा एक्सपीरियंस में है, अगर वो उसे सब चीजें शेयर कर सकता है तो ये सुसाइड खत्म होंगे, कम हो जाएंगे। प्रेशर सबके पास होता है, मेरे पास भी प्रेशर है कि मैं आज आपके स्टूडियो में आया, आपने इनवाइट करा, तो आप पे भी प्रेशर था कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मेरे भी प्रेशर था कि पता नहीं पॉडकास्ट शूट होगा नहीं होगा, मैं इतनी दूर से आऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों पे भी प्रेशर है, पेरेंट्स पे भी है, सब लोग आते हैं, सब चीजें होती भी हैं, लेकिन डिपेंड होता है काउंसलिंग पे, किस तरीके से है। तो हमारे पास एक काउंसलर भी है मैडम, मैं भी खुद कोशिश करता हूँ, कोई भी किसी भी तरीके की, इवन मेरे टीचर्स को भी दिक्कत है तो काउंसलिंग करी जाए। उनके मन में क्या है, कई बार हम किसी चीज को गलत ही सोच लेते हैं, जैसे मुझे किसी ने बताया कि आप गलत हैं आयुष जी, तो आप मेरे लिए हमेशा गलत हो जाए, जब तक कि मैं आपसे मिलूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा। वेरी गुड। तो अगर किसी आस पड़ोस वाले ने ये बना दी कि तेरे फादर के पास तो बहुत पैसा है, वो सब कुछ करा देगा, तू पढ़ाने के चक्कर में मत ले, तो अच्छा नहीं पढ़ सकता। अगर वही बात उसने अपने टीचर को आके बताई, अपने फादर को बताई कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर में बहुत पैसा है, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो सब देख लेंगे, कर लेंगे, तो वो टीचर या जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में है उसे बता सकता है कि किस चीज की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। तो वो प्रेशर रिलीज होता है, चेंजेस आते हैं और आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। इसीलिए सीबीएसई ने भी एक काउंसलर को कहा गया है कि कंपलसरी आपको अपॉइंट करना है। वो सिर्फ काम यही है कि वो प्रेशर रिलीज करना, पेरेंट्स को समझाना। ठीक है। जैसे मैंने आपको एक बच्चे का केस बताया, वो बोला आरजे उसके पापा तो उसे सादा बीकॉम करा के अपने बिजनेस में लगाना चाहते थे, मैं काउंसलिंग ना करता तो वो नहीं जा पाता। तो ये सारी चीजें हमें बात करके ही निकलेंगी, बात करके ही पता चलेंगी। अगर आप अपनी कोई चीज मुझसे शेयर ही नहीं कर सकते तो फिर मेरा आपका एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर या एज ए रिलेटिव, एज ए कजन कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है। वो तो हमें एक्सप्रेस करना भी चाहिए। ठीक है। पर अक्सर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एंड आई नो दैट यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन। लेट्स सपोज यू आर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इस देश में अगर कुछ चेंजेस करने होंगे, आप क्या चेंजेस करेंगे? देश में एजुकेशन से रिलेटेड ही? बिल्कुल। ये तो एक बहुत कठिन सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि मेरे से बहुत एजुकेटेड लोग, बहुत लर्नेड लोग इस एजुकेशन सेक्टर में हैं, जिन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर रखे हैं। ठीक है। लेकिन जो छोटा सा एक चेंज करना चाहूंगा मैं, वो ये करना चाहूंगा कि इस शिक्षा को किसी भी तरीके से सस्ता कर दूं। ठीक है। हर छोटे से छोटा आदमी से अफोर्ड कर सके। अगर वो अफोर्ड कर सकेगा, या इस शिक्षा को मैं हर गांव तक, देखिए बहुत सारे कंट्रीज हैं वहां आप कहते हैं कि धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन जो चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 मिलके एक इंडिया बनाएंगे। एग्जैक्टली। इंडिया बहुत बड़ा है, हर चीज एक जैसी नहीं है। हमें जगह के हिसाब से उसे प्लान करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। तो एक तो शिक्षा किसी तरीके से सस्ती हो जाए, ठीक है, और दूसरी चीज ये एजुकेशन इवनली डिवाइड हो जाए ऑल ओवर दी कंट्री। साइज बड़ा है, टाइम लगेगा, समय लगेगा, सारे काम होंगे, लेकिन होंगे जरूर, और अच्छी शिक्षा सब जगह तक पहुंच सके। ठीक है। तो अफोर्डेबल एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन बिल्कुल हमेशा वो आपकी प्रायोरिटी रहेगी अगर आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनते हैं। बिल्कुल। ठीक है। पर अक्सर एक पर्सनल सा सवाल है, जिंदगी में कोई मलाल रहा आपको? जिंदगी में मलाल रहा बहुत सारी चीजों का, फादर के जाने का, बहन के जाने का, और एक थोड़ा सा मलाल ये भी है कि मैं हर उस बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा जो शिक्षा लेना चाहता है। ठीक है।
मेरा एरिया कन्फाइंड हो गया हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा, ये के आसपास के बच्चे मेरे पास। शिक्षा वो जो सबको मिल सके, बिल्कुल, विद नो बाउंड्रीज। ये मलाल है कि किसी तरीके से मैं हर उस बच्चे तक पहुंच पाऊं, हर उस बच्चे को अपने फादर के नाम पे जो स्कॉलरशिप चला रहा हूं वो दूं, जिससे वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, लेकिन आप उसके लिए प्रयासरत हैं। बिल्कुल हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है। अभी एक डिस्कशन हो रहा था कहीं पे, तो उन्होंने कहा आप कितने बच्चे ले सकते हैं इस स्कॉलरशिप में, 10, 20, 50। मैंने कहा एक पूरा सेक्शन, 40 स्टूडेंट्स। बोले आप स्टाफ की सैलरी कैसे देंगे? मैंने कहा वो हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सपना जो अभी रिसेंट में चल रहा है वो ये है कि एक 40 बच्चों का सेक्शन जिसमें मैं 100% स्कॉलरशिप दे सकूं। ठीक है, ठीक है। पराग सर, एक बहुत शॉर्ट सा रैपिड फायर करते हैं। मैं आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उनका कम से कम शब्दों में, कुछ वर्ड में या मैक्सिमम एक लाइन में आप उनका जवाब दीजिएगा। चाय या कॉफी? कॉफी। कॉफी फॉर ऑब्वियस रीजन। ब्लैक कॉफी या नॉर्मल कॉफी? नॉर्मल कॉफी। ओके। आज के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी रियलिटी क्या है? महंगी शिक्षा। और दूसरा है कि लेस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। ठीक है, जो कि सही होनी चाहिए। सही तरीके से सब जगह पहुंचे। एक आइडियल स्कूल की कोर क्वालिटी क्या होनी चाहिए? वैल्यू बेस्ड एथिकल एजुकेशन। ब्यूटीफुल, वो सबसे ज्यादा जरूरी है इस देश के लिए। ठीक है, स्टूडेंट में सबसे ज्यादा मिसिंग स्किल आप जो देख पा रहे हैं? वे टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। नहीं कर पाते। बिल्कुल, ठीक है। पेरेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं? बच्चे को कहना कि टीचर कैसे कह देगा मैं देख लूंगा। एग्जैक्टली। नहीं कहना चाहिए। उसे ये कहना चाहिए कि जो टीचर ने कहा वो आपके फेवर में कहा, उससे आपको फायदा। ठीक है। डिसिप्लिन को लोग सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं, आपको लगता है? बच्चे को स्कूल आने के बाद हंसना भी है, बोलना भी है, खेलना भी है, कूदना भी। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल आंसर। उनके लिए ये है कि बस चुप रहे, बैठा रहे, वो नहीं। ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं कि बच्चे को सुभाष चंद्र बोस बना दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई बना दिया जाता है, तो ये सब चीजें जरूरी हैं? हाँ बिल्कुल है, ताकि कोर वैल्यू सीखी जा सके। आपका स्कूल वो देख के सीख सकता है ना। कोई चीज ऐसी मैं उसे बना दूं एक, तो वो उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर वो सुभाष चंद्र बोस बनता है और वो जाके, या रानी लक्ष्मीबाई बनता है और वो जाके उसे कहीं देखता है या किसी जगह उसे पता चलता है या उसके किसी चैप्टर में आती है, तो वो सोच सकता है कि हाँ मुझे मेरे सर ने या मेरी मैम ने या मेरी मदर फादर ने ये तैयार करके स्कूल भेजा था, तो क्यों भेजा था? क्योंकि वो दे वांट कि मेरे में ये चीजें हों। एग्जैक्टली। एंड व्हाई बोस एंड रानी लक्ष्मीबाई? हमने जोकर की भी बात की। हाँ बिल्कुल, वहां से भी तो सीखता है। बिल्कुल सीखता है। ठीक है, वो सीखा भी है बच्चा। ठीक है। फेलियर से डील क्यों नहीं कर पाते बच्चे? कभी हमने सिखाया नहीं, हमारी किताबों में नहीं लिखा कि फेलियर से कैसे डील करें। बड़ा बिजनेसमैन कोविड में सुसाइड कर लिया। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि हमारी किताबों में, हमारी शिक्षा में ये फेलियर्स को कैसे डील करना ये नहीं। ये जो है मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट भी इस पे काम करे, थोड़ा सा अपनी बुक्स में इनकलकेट करे कि हम फेलियर्स से कैसे डील। ठीक है। आज के स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रेशर में जी रहे हैं। हाँ जी रहे हैं। किस चीज का प्रेशर? ग्रेड्स लाने का, मार्क्स लाने का। पेरेंट्स, आस पड़ोसी सब कहते हैं नहीं, अच्छा आदमी बनो। ठीक है, मेरे लिए तो ये ठीक है। पेरेंट और स्कूल के बीच में कम्युनिकेशन फेल होता जा रहा है? जी, होता जा रहा है। क्योंकि टीचर ये नहीं सुनना चाहता कि पेरेंट्स क्या बताना चाहते हैं, मैनेजमेंट टीचर से फीडबैक नहीं लेना चाहता कि मेरे पेरेंट्स ने क्या कहा। ठीक है। वो अगर एक स्टेप बाय स्टेप चले, जैसे बच्चे को कोई परेशानी वो टीचर को बताई या पेरेंट्स को बताई, वो टीचर्स पे आई, टीचर से कोऑर्डिनेटर्स पे आई, कोऑर्डिनेटर से प्रिंसिपल पे आई, प्रिंसिपल से मैनेजमेंट पे जाए, तो एक इकोसिस्टम बहुत स्मूथ चलता है। ठीक है, जिसपे मैं काम कर रहा हूँ और भी करूंगा कि जो चीज मेरे तक अगर आ रही है तो मैं उसे 100% सॉल्व कर सकूं। ठीक है। फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे। ओके, स्कूल होंगे, बिल्कुल होंगे। ओके, बिल्कुल होंगे। और क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल होंगे, क्वालिटी भी होगी। ठीक है, और वैल्यू बेस्ड भी होंगे। ठीक है। एक स्कूल समाज को कैसे चेंज कर सकता है? कोर वैल्यूज देके बच्चों को, जो चीजें बदलती जा रही हैं, जो कॉन्सेप्ट्स खत्म होते जाते हैं हमारे इंडिया के, उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा वापस लाके, ठीक है, इम्पोर्टेंस समझा के। जैसे एक प्रिंसिपल आई थी इसी फंक्शन में, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है, बच्चों को इस गाने पे तैयारी करने के लिए उनके फादर की इम्पोर्टेंस दिखाई है। एग्जैक्टली। उसके बाद एक पेरेंट्स आके मुझसे बोले, सर आपने ऐसा क्या करा इस गाने में जो मेरे बच्चा रो रहा था। मैंने कहा ये आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं। और फिर जब मुझे टीचर से बात हुई तो टीचर ने बताया उस गाने पे डांस करते हुए
10 बच्चों में से करीब 3 या 4 बच्चे रो रहे थे। ओके। वो मैं पैसे से नहीं खरीद सकता, वो कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं दे सकता। वो तभी दे सकता है जब उसे इस चीज़ में बार-बार ढाला जाए, उसे बार-बार इम्पोर्टेंस बताई जाए कि एक पर्टिकुलर चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। फादर मेरे गए, एग्जैक्टली। सीन मेरे फादर के ऊपर डिपिक्ट था, सारी चीज़ मेरे फादर के ऊपर डिपिक्ट थी। वो बच्चे क्यों रो रहे थे? वो इसलिए रो रहे थे कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने फादर नजर आ रहे थे। तो ये अचीवमेंट्स हर स्कूल के पास नहीं होती, ये सिर्फ मेरे पास हैं। ये मेरी, मैं कहूँगा, मोनोपोली है कि बच्चे कनेक्ट होते हैं मेरे से, अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से। ठीक है डॉक्टर पराग, लोग आपको किस तरीके से याद रखेंगे? नहीं चाहता याद रखें। ओके। नहीं चाहता याद रखें, उसका रीजन है जो करने के लिए आया हूँ वो करूँगा, बेस्ट पॉसिबल दूंगा। ठीक है। याद ना रखें, क्योंकि मेरे बाद भी कोई आएगा, मेरे बाद भी कोई काम करेगा, और मैं चाहता हूँ कि मुझसे अच्छा करे, और खास तौर से यही बच्चे अच्छा करें जिन्हें मैं पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ, गोद खिला करके बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, इमेजिन करते हैं हम 2050 में बैठे हैं जी, सेम बैठे हैं, मैं हाँ, आपका पॉडकास्ट ले रहा हूँ, हाँ, आई बिलीव कि वो भी होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल होगा। बिल्कुल। 2050 में ओपीएस का फ्यूचर क्या दिख रहा है? ओपीएस का फ्यूचर हर जगह मेरा बच्चा। ठीक है। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, अरे सर आप कैसे आए? मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाता हूँ, वो कह रहा है भैया मेरे सर आए, जरा ध्यान रखना, ये काम सर को टाइम ना लगे, सर आप मेरे ऑफिस में बैठो, मैं आपका काम करा के देता हूँ जी। तो जब देंगे तो मिलेगा जरूर, और मैं उस लेवल तक एजुकेशन देना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी नाम हो तो वो मेरे देश का नाम हो, कि ये बच्चा कहाँ का है, ये हिंदुस्तान का है। ब्यूटीफुल। जैसे हम सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बना रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसी तरीके से हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बनाएं। छोटे छोटे आइडियाज कब बड़े एंटरप्रेन्योर्स बना देंगे वो नहीं पता चलेगा। डॉक्टर पराग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आपसे बात करके मुझे आज समझ में आ गया है कि स्कूलों का फ्यूचर और भविष्य में बच्चों का फ्यूचर सेफ हाथों में है। थैंक्स टू यू कि आप पॉडकास्ट पे आए एंड बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बच्चों को या पेरेंट्स को या टीचर्स को, अगर कुछ कहना चाहें तो? बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ, हमेशा आपकी वजह से रहूंगा। आप लोगों का सपोर्ट आज तक मिला तो इस लायक हूँ, सब जगह हूँ। आप लोगों ने मुझे इनवाइट करा, वो सिर्फ मेरे बच्चों की रिकमेंडेशन, मेरे पेरेंट्स की रिकमेंडेशन पे करा, और ऐसा ही फ्यूचर में सपोर्ट आप सब लोगों की चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। अभी आई एम नॉट अ पेरेंट बट स्टिल हम भी सोचते हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए हम अपने बच्चों को किस तरीके के स्कूल्स में भेजेंगे। तो आई वुड लव टू रिकमेंड योर स्कूल इन एवरी स्फेयर। मैं चाहता हूँ सिर्फ गजरौला की बात ना करूँ, मैं सारे इंडिया की बात करूँ तो ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल मुझे दिखे। बिल्कुल। एंड जो लेगेसी आपके फादर ने कंटिन्यू करी है वो ही आप करें, और वो आगे आपकी भी जनरेशन करें। बिल्कुल। एंड क्वालिटी एजुकेशन आप देते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू अ वेरी ग्रेट सक्सेस, एंड आपने जो चाहा है वो जरूर मिलेगा। थैंक यू। सो दिस वाज अ पॉडकास्ट एंड बहुत मजा आया। आज हमने पेरेंट्स के बारे में भी बात करी, स्कूल के बारे में भी बात करी, ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करी, फ्यूचर का कैसे रहने वाला, मतलब फ्यूचर की अगर हम बात करें तो स्कूल एजुकेशन कैसा रहेगा, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो सोल्यूशन क्या मिला कि यस, आपके बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं, सुरक्षित स्कूलों में हैं, अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, एंड ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल वो करके दिखा रहा है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड दिस वाज अ पॉडकास्ट। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर।